सो लास्ट ऑडियो में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वगैरह करेगा। अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले इनिशियली सिर्फ हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। उसके बाद फिर इनको हम रिलेट करवाएंगे कि वेजोमोटर सेंटर्स जो होते हैं वो फिर इनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कैसे करेगा, बाद में जाके फिर इसको मैकेनिज्म्स के बड़े मैकेनिज्म्स के ऊपर आए ना। पहले इनिशियली नहीं पता होगी तो बड़े मैकेनिज्म्स पे आने का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन पहली वाली ऑडियो के अंदर जो मैंने बताया वेजोमोटर सेंटर वगैरह, वो थोड़ा सा इनिशियली चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था। अब उसके बाद अब हम मेन डिस्कस करेंगे, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से एक्शन में आएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास उस वक्त एक्शन में आएगा जब हमारे पास नॉर्मली आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जब हमारे पास नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्शन में आ जाएगा। अब वो किस तरीके से एक्शन में आएगा कि ये हमारे पास कहाँ और किस तरीके से एक्शन में आएगा और क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला ये काम ये करेगा कि ये करवाएगा वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जैसे ही वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि वेजल का डायमीटर कम हो जाएगा। वेजल का डायमीटर कम होगा तो हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर जो होगा वेजल के अंदर वो अब बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा डिक्रीज प्रेशर था वो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या कराएगा, अब जब यही वेजो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारे पास आर्टीरियोल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचेगी तो वो क्या करेगी कि आर्टीरियोल पे भी वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगी। आर्टीरियोल्स पे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला देखें, आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास अब बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब मेटा आर्टीरियल से ब्लड जो है वो, अगर मेटा आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उधर से ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में नहीं जाएगा। टिश्यूज़ में नहीं जाएगा तो फिर अब हमारे पास कार्डिक आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा। हमेशा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं कि ये साला कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कराता है। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था कि कैसे इंक्रीज़ कराता है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे इंक्रीज़ करवाएगा। वो ऐसे इंक्रीज़ करवाएगा कि अगर हमारे पास मेटा आर्टीरियल से ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि टिश्यूज़ के अंदर जो पहले से गया हुआ ब्लड था उसका और हमारे पास वेन्स के अंदर जो अब ब्लड आएगा उसमें डिफरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वेन्स में अब तो कोई ब्लड है ही नहीं। ठीक है, और जो टिश्यूज़ के अंदर है वो जो टिश्यूज़ के अंदर पहले से जो पड़ा हुआ है वो सारा का सारा ब्लड जो है ना वो क्या होगा, वो सारा का सारा ब्लड, पहले पार्शियल ब्लड आता था, हाफ ब्लड आता था, हाफ ब्लड रह जाता था। अब क्या होगा, अब सारा का सारा ब्लड जो है वो टिश्यूज़ से हमारे पास किस में आ जाएगा, वेन्स के अंदर आएगा। अब वेन्स में आएगा। ठीक है, अब वेन्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेन्स को क्या कराएगा, वेन्स को भी कराएगा वेजो कंस्ट्रिक्ट। तो उससे होगा क्या कि वेन्स के अंदर भी क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि हमारे पास जल्दी से जल्दी जो है ना ये वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा हमारे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा और जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न हमारे पास आएगा तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होने लगेगा। वो कैसे इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास वीनस रिटर्न इज़ इक्वल टू द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, वीनस रिटर्न हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट के बराबर ही होता है, क्योंकि वीनस रिटर्न कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी कमिंग इनटू द राइट एट्रियम। अब जितना वीनस रिटर्न आएगा तो जाहिर सी बात है राइट एट्रियम उसको राइट वेंट्रिकल में उतना ही पंप करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो इस ब्लड को पंप करेगा वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है। तो बेसिकली कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास अगर उसको बढ़ाना है तो हमें वीनस रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया कि वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई किसकी, वीनस रिटर्न की। तो वीनस रिटर्न हमारे पास जल्दी जल्दी आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि जितना ब्लड हमारे पास अब राइट एट्रियम में आया है वो फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कराएगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कराएगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ कराएगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कराएगा। अब इधर इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि हार्ट की अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कराएगा तो हमें पता है कि है ना, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज कर लो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चले गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पे हमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कराएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इससे क्या इफेक्ट होगा ये डिस्कस करना है। तो इससे होगा ये कि सपोज़ करो नॉर्मल जो हमारे पास सिस्टोलिक है ना ब्लड निकलता था लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो होता है 120, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 120 से ज़्यादा ब्लड निकलेगा। वो ऐसे ज़्यादा निकलेगा, सपोज़ करो कि अभी हमारे पास पूरे टिश्यूज़ से जो वेनस रिटर्न बन के आया है वो आया है 40 या 50।
ठीक है। सपोज़ कर लो 40 या 50 जो है हमारे पास ब्लड आया है, 40 या 50 मिलीलीटर का ब्लड आया है, जितना भी ब्लड आया है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहले से जो स्टोर्ड ब्लड होता है ना, जो हम कहते हैं कि टोटल एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आई गेस मेरे को टर्म याद नहीं आ रही, लेकिन क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो जाता है तो थोड़ा बहुत ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रहता है। एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और एक होता है रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है, रिमेनिंग ब्लड। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होना, अब ये जो है वो जो मैंने अभी, सॉरी पॉज आ गया था एक्चुअली, फैमिली आ गई थी। तो मैं बता रहा था कि अब हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि जितना ब्लड आया है वो, और जो उसके अंदर पहले लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड रह गया था, जो पिछली वाली कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड रह गया था, अब जितना टोटल ब्लड होगा ना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अब वो ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को निकालेगा। उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो कि सपोज़ करो कि हमारे पास सिस्टोल वॉल्यूम होता है 70 और जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता होता है 50। अब सपोज़ करो कि ये जो 50 का अमाउंट जो होगा ना, अब वो रिड्यूस होगा। हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो ये जो 50 का वॉल्यूम अब नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना उसमें रिड्यूस हो जाएगा। सपोज़ करो कि अभी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया है 60 का, या वी कैन से, है ना, क्या कहते हैं, 60 का ब्लड आया, ठीक है, और हमारे पास पहले से ये ब्लड पड़ा हुआ था 50, तो ये हमारे पास कितना हो गया 110। तो ये हमारे पास अब 110 जो होता है उसमें से कोई ना कोई अच्छा सा अमाउंट जो होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये बस याद रख लेना कि हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रिड्यूस वॉल्यूम रह जाता था ना, जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता था, वो भी हमारे पास क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट कैसे इंक्रीज़ हुआ कि वीनस रिटर्न ज़्यादा आया, वीनस रिटर्न से हमारे पास क्या होगा कि, है ना, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा ब्लड पंप करेगा। और वो ज़्यादा ब्लड कैसे पंप करेगा, कहाँ से वो ज़्यादा अमाउंट लेके आएगा, वो ज़्यादा अमाउंट ऐसे लेके आएगा कि जो उसका रिमेनिंग अमाउंट रह जाता था उसको रिड्यूस करा देगा। उसको ये रिड्यूस कराएगा तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा बन के निकलेगा। अब जैसे ही ज़्यादा ब्लड हमारे पास जाएगा तो आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पहले ही हमने इंक्रीज़ करा दिया था, अब हमारा कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो गया, तो हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर जो पहले बॉडी के अंदर कम हो रहा था अब वो क्या होगा, अब वो नॉर्मलाइज होने लगेगा। और फिर हमारे पास जो हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करवाई हुई थी वो हम उसको रिड्यूस करा देंगे और नॉर्मल लोकल ब्लड फ्लो जो है वो एक्टिवेट करवा देंगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अब हमारे पास ऑटो रेगुलेशन का, और इसका मैंने बताया था कि, है ना, कंट्राडिक्शन होती है। ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे पास बढ़ने लगता है, तो ये जो ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म उसमें ये होता है कि मायोजेनिक थ्योरी अप्लाई होती है। मायोजेनिक थ्योरी क्या करती है कि जैसे ही स्ट्रेच होगा तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि मेटा आर्टीरियोस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लड जो है वो मेटा आर्टीरियोस से उसके अंदर, किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन सिंपैथेटिक ने भी ऐसा ही किया था। सिंपैथेटिक ने वेजो कंस्ट्रिक्शन कराई थी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब उसने जो ऑटो रेगुलेशन वाला है, ऑटो रेगुलेशन में क्यों एप्लीकेबल हुआ ऑटो रेगुलेशन? ऑटो रेगुलेशन उस वक्त एप्लीकेबल हुआ था कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था तब भी इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन कराई, तो जाहिर सी बात है ये तो और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ऑटो रेगुलेशन ने किस तरीके से इसको रिड्यूस कराया कि ऑटो रेगुलेशन ने वीनस रिटर्न को रिड्यूस कराया। ऑटो रेगुलेशन ने क्या किया? ऑटो रेगुलेशन ने वीनस रिटर्न रिड्यूस कराया। अब वो वीनस रिटर्न कैसे रिड्यूस कराया कि इसने ब्लड को मेटा आर्टीरियल से टिश्यू की तरफ जाने नहीं दिया, और फिर इसने जो हमारी वेन्स थी उसको कोई कंस्ट्रिक्ट वंस्ट्रिक्ट कुछ नहीं कराया। तो हमारे पास क्या होगा कि वेन्स में ब्लड जो है वो वही स्लोली आएगा और फिर स्लोली जो है वो वीनस रिटर्न बनेगा। जब तक क्या होगा कि हमारे पास नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हाई से लो होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर हाई से लो की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऑटो रेगुलेशन में क्या हो रहा है, एक दफ़ा दोबारा वो ऑटो रेगुलेशन उस वक्त एप्लीकेबल हुआ कि जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तो उसने वेजो कंस्ट्रिक्शन कराई और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ाया। उसने बोला चलो तुम बढ़ जाओ, जितना बढ़ सकते हो तुम बढ़ जाओ। लेकिन इसने क्या किया कि उसने वेन्स को कुछ भी अफेक्ट नहीं किया। वेन्स को कुछ भी अफेक्ट नहीं किया तो हमारे पास क्या हुआ कि, है ना, टिश्यू के अंदर ब्लड कम गया। अब टिश्यू से ब्लड स्लोली बाहर आ रहा है वेन्स के अंदर, और फिर वेन्स बोलेंगी जब तक मैं भरूंगी नहीं पूरी, मैं आगे नहीं चलूँगी, आगे ब्लड नहीं भेजूंगी। तो इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न जो होगा वो हमारे पास स्लो हो जाएगा। अब जब वेनस रिटर्न ही स्लो होगा तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट बनेगा ही नहीं।
मतलब कार्डिक आउटपुट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना ऑटो रेगुलेशन जो होता है वो वो क्या करता है, आर्टीरियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, वो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कार्डिक आउटपुट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करा देता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है टू इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर और साथ साथ में वीनस रिटर्न भी इंक्रीज कराता है। तो ये चीज़ अगर ना भी समझ में आए तो फिर मेरे से दोबारा मुझे बोल देना तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बड़ा अच्छी तरीके से कंपेयर करके बता दिया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि वो जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है मेटा आर्टीरियोल्स पे, और साथ साथ में वीनस रिटर्न भी इंक्रीज करवाता है, क्योंकि वो टिश्यू उसको कहता है कि तुम ज़्यादा ब्लड दो हमें, जितना तुम्हारे पास ब्लड रह गया था पहली वाली, मतलब जितना तुम्हारे पास अभी ब्लड है, जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा वेन्स के अंदर दे दो, और वेन्स को क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है ताकि वो ज़ोर से ब्लड जो है वो पंप करें हार्ट की तरफ। लेकिन ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन के अंदर जैसे हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो वो मोमेंटरीली तो हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्ट कराएंगी, लेकिन उससे होगा ये कि पहले हमारे पास और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उसको रिड्यूस कैसे कराएगा, उसको रिड्यूस ऐसे कराएगा कि ये वेन्स को कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा ना, वेन्स को कोई अफेक्ट करेगा तो क्या होगा कि भाई है ना आर्टीरियल साइड से है ना टिश्यूज़ की साइड पे ब्लड कम आ रहा है तो टिश्यूज़ भी क्या करेंगे कि स्लोली ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर देंगे, कम ब्लड वेन्स के अंदर देंगे। अब जब वेन्स का हमें पता है कि उस वक्त है ना मतलब ब्लड को आगे वो पंप करती हैं जब तक जो इसका दो वॉल के दरमियान में जो एरिया होता है जब तक वो भर नहीं जाए। अब जब तक वेन भरेगी नहीं पूरी तब तक वेन में से ब्लड जो है आगे नहीं जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास मीन्स कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया। अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया तो हमारे पास हार्ट जो है वो कम जो है ना वो ब्लड पंप करेगा। अब जब ब्लड जो है हमारे पास कम ब्लड पंप मतलब हार्ट जो है वो ब्लड को कम पंप करेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, और वी कैन से आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो होगा अब वो ना इंक्रीज जो हुआ हुआ था वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास कम आ रहा है। ठीक है, जब कम कार्डिक आउटपुट आ रहा है तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और फिर ऑटो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म एंड हो जाएगा और नॉर्मल वेसल्स जो है हमारे पास अपनी ओरिजिनल शेप में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये मैंने बड़े आसान तरीके से कंपेयर करके बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और है ना ऑटो रेगुलेशन का किस तरीके से ना ये कंट्राडिक्शन है।